हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो एंड आपका स्वागत है एक नए और वीडियो में। अगर आपने हमारा अभी ये जो हमने एग्ज़ाम 2026 डेट चेंज करके एक जो वीडियो डाला है, अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज़ जाके देखिए। एंड ये इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है आपको, क्योंकि आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड ये वीडियो होने वाला है। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि अब ये जो वीडियो होने वाला है ये आपका वन शॉट होने वाला है। एंड ये वन शॉट किस सब्जेक्ट का होने वाला है? इंग्लिश फॉर कम्युनिकेशन, ठीक है। सो हमने फर्स्ट यूनिट कंप्लीट कर ली थी एंड फर्स्ट यूनिट का लिंक डिस्क्रिप्शन पे है, तो जाके चेक कर लो। तो सेकंड यूनिट क्या है? वोकेबलरी बिल्डिंग एंड कंप्रेशन। तो देखो वोकेबलरी, भाई मैं इसमें ज़्यादा से ज़्यादा आपको मतलब थोड़ा बहुत समझा पाऊँ, क्योंकि वोकेबलरी तो देखो आपको आनी चाहिए, बिकॉज इट्स अ इम्पॉर्टेंट पार्ट, ठीक है। सो वोकेबलरी मतलब वोकेबलरी इस यूनिट का मेन गोल क्या है? वोकेबलरी का आपकी जो वोकेबलरी है उसको स्ट्रॉन्ग करना, वर्ड के फॉर्मेशन को समझना एंड पैसेज पढ़ के क्वेश्चन चेक करना। तो देखो इसमें पैसेज भी है एंड सारी चीज़ें। तो देखो प्रीफिक्स क्या होता है, सबसे पहले मैं कुछ चीज़ें समझा देता हूँ। देखो ये फॉरेन लैंग्वेज से आया हुआ है, जो प्रीफिक्स है ये कहाँ से आया हुआ है? फॉरेन लैंग्वेज से आया है। एंड प्रीफिक्स का मतलब क्या होता है? प्रीफिक्स हमारा वो पार्ट होता है जो वर्ड के स्टार्टिंग में लगता है और मीनिंग चेंज कर देता है। जैसे प्रीफिक्स प्लस रूट वर्ड इक्वल टू क्या बनेगा? जैसे देखो प्रीफिक्स है, प्रीफिक्स प्लस रूट वर्ड, रूट वर्ड ये हमें क्या नया वर्ड देगा? ये हमें बना के देगा एक नया न्यू वर्ड, ठीक है। तो देखो प्रीफिक्स प्लस ये मैंने समझा दिया। देखो कॉमन प्रीफिक्स हैं जो एग्ज़ाम फोकस्ड हैं, जो कि एग्ज़ाम में पूछी जाते हैं। अगर तुम्हारा प्रीफिक्स कॉमन प्रीफिक्स है, जैसे प्रीफिक्स इधर है, मीनिंग यहाँ पे है और एग्जाम्पल यहाँ पे है, जो न्यू वर्ड बन रहा है, ठीक है, न्यू वर्ड, ठीक है। तो भाई देखो एक बात सुन लो कि जो हमारा प्री लगाया हमने और बिफोर के पहले हमने प्री लगाया, तो हमारा ये क्या बन जाएगा? प्रीव्यू बन जाएगा, ठीक है, प्रीव्यू। एंड हमने री लगाया और अगेन लगाया, तो ये क्या बन जाएगा? रीराइट, ठीक है। एंड डिस, अपोजिट, डिसऑनेस्ट, अन, नॉट, अनहैप्पी, एंटी, अगेंस्ट, एंटी सोशल, बाई टू, बाई साइकिल, सब, अंडर, सबमरीन। आई होप क्लियर है, इतना तुमको समझ में आ गया हो। ट्रांस, अक्रॉस मतलब ट्रांसपोर्ट, ठीक है। अब देखो एग्जांपल समझो, जैसे आपका हैप्पी है, तो एग्जांपल क्या हो? एग्जांपल हैप्पी से अनहैप्पी हो गया, ठीक है। फिर आपका आता है राइट, रीराइट, ठीक है। एंड एग्जाम टिप्स है, प्रीफिक्स का मतलब, प्रीफिक्स का मीनिंग आया तो अननोन वर्ड का मीनिंग गैस कर सकते हो। तो देखो प्रीफिक्स का मतलब क्या है कि भाई ये प्रीफिक्स जो होता है वो हमारे वर्ड के पहले लगता है, ठीक है। सफिक्स कहाँ लगता है? सफिक्स हमारा लगता है वर्ड के एंड में। देखो दो चीज़ें याद रखना, ये भी फॉरेन ओरिजिन है। देखो दोनों प्रीफिक्स कहाँ लगेगा? हमारा प्रीफिक्स लगेगा वर्ड के आगे। कोई भी वर्ड है उसके आगे प्रीफिक्स लगता है। एंड सफिक्स, सफिक्स क्या होता है? सफिक्स वो पार्ट होता है जो वर्ड के पीछे लगता है। तो आई होप तुम लोगों को ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। एंड इसके कुछ कॉमन एग्जांपल देख लेते हैं हम। तो कॉमन एग्जांपल क्या होने वाले? सफिक्स मतलब ये नेस है, स्टेटनेस, तो इसका क्या हो जाएगा? हैप्पीनेस, टेशन, एक्शन, एक्शन, टेशन नहीं है भाई, आयन है, तो फॉर्मेशन। और ई आर करके है तो पर्सन है, तो ये क्या हो जाएगा? टीचर हो जाएगा। एल वाई है तो एडवर्ब है, तो क्विकली हो जाएगा, ठीक है। एंड नाउ अब बात आती है मेंट की। तो मेंट, मेंट पीछे लगाओगे तो रिजल्ट, रिजल्ट है, तो इसका क्या हो जाएगा? डेवलपमेंट। एबल, एबिलिटी मतलब रीडेबल। तो आई होप ये तुम लोगों को क्लियर हो गया होगा कि मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ। एंड इतना दो चीज़ें तुमको क्लियर हो गई हैं। एंड फिर अब उसके बाद हम बात करते हैं कि भाई इसके काइंड, काइंडनेस, टीचर, टीच, टीचर। अब आता है डेरिवेटिव। तो देखो डेरिवेटिव मतलब, डेरिवेटिव क्या होता है? सेम रूट से डिफरेंट फॉर्म बनाना। सेम रूट से हम क्या बना सकते हैं? डिफरेंट फॉर्म। अब जैसे मैं एग्जांपल बताता हूँ, एक वन वर्ड मैनी फॉर्म, एक वर्ड के बहुत ज़्यादा फॉर्म होते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं नाउन। तो नाउन का सक्सेस, वर्ब सक्सीड, एडजेक्टिव सक्सेसफुल, वर्ब एडवर्ब तो सक्सेसफुल। देखो यहाँ पे हमने हमने एक वर्ड लिया सक्सेस, तो सक्सेस हमारा क्या है? नाउन है। और ये वर्ब में क्या होगा? सक्सीड हो जाएगा, ठीक है। और जो हमारा क्या है? जो हमारा एडजेक्टिव है उसमें सक्सेसफुल हो जाएगा। एडवर्ब में क्या होगा? एडवर्ब में हमारा सक्सेसफुल हो जाएगा। तो दीज आर द वन वर्ड ऑफ मैनी फॉर्म। तो आई होप तुमको ये क्लियर है। एंड एग्ज़ाम टिप समझ लो। एग्ज़ाम टिप क्या है तुम्हारे लिए? बहुत इंपॉर्टेंट एग्ज़ाम टिप है। तो एग्ज़ाम टिप क्या होने वाला भाई वो देख लेते हैं, बिकॉज़ एग्ज़ाम टिप्स हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।
जो हमारे ये होते डेरिवेटिव्स होते हैं, डेरिवेटिव से क्या होता है, डेरिवेटिव से फिल इन द ब्लैंक्स के वर्ड पूछे जाते हैं। तो भाई तुम लोग ध्यान रखना कि तुम्हारे अगर फिलिंग इन द ब्लैंक्स आए तो तुम आराम से करना। अब देखो सिनोनिम्स क्या होते हैं, सिनोनिम्स का मतलब होता है डिफरेंट वर्ड सेम या सिमिलर। तुम सिनोनिम्स सिनोनिम्स मतलब पर्यायवाची तो समझते होगे ना, पर्यायवाची हिंदी में पर्यायवाची बोला जाता है। तो जैसे बिग है तो बिग का पर्यायवाची मतलब सिनोनिम्स क्या होगा, लार्ज, फास्ट, क्विक, हैप्पी, जॉयफुल। कॉमन एरर क्या है, वेरी ह्यूज, वेरी बिग, ह्यूज दोनों साथ में ही है। साथ देखो, वेरी बिग, ह्यूज दोनों साथ नहीं है, ठीक है। एग्जाम टिप पैसेज के क्वेश्चन में सिनोनिम्स डायरेक्टली पूछा जाता है, ठीक है। अब एंटोनिम्स आता है। एंटोनिम्स मतलब विलोम शब्द, ठीक है। विलोम शब्द ये तो तुमको पता होगा ना, विलोम शब्द। तो विलोम शब्द हिंदी में बोला जाता है, मतलब अगर सही सही का विलोम शब्द क्या होगा, गलत। इट मीन्स इसका जस्ट अपोजिट, ठीक है। तो एंटोनिम्स का अपोजिट क्या होगा, मीनिंग होगा। जैसे एग्जांपल हॉट, तो ये इसका अपोजिट क्या होगा, कोल्ड। सक्सेस, फेलियर, ऑनेस्ट, डिसऑनेस्ट। तो देखो ट्रिक क्या है, प्रीफिक्स ऐड करके भी एंटोनिम्स बन सकते हैं, हॉनेस्ट, डिसऑनेस्ट, लाइक ऐसे। एंड आता है अब रीडिंग कंपैरिजन। तो ये तुम्हारा इससे क्या बोलते हैं, पैसेज से रिलेटेड है। तो देखो एक पैसेज दिया होता है तुमको, उसके बेसिस पे तुम्हें क्वेश्चन फाइंड करना है। टाइप ऑफ क्वेश्चन, मेन आइडिया सी तुम सबसे पहले अपने मेन मतलब पूरे पैसेज को पढ़ो, उससे उसका मेन आइडिया समझो। सिनोनिम्स, एंटोनिम्स के क्वेश्चन आ सकते हैं, ट्रू फॉल्स से आ सकते हैं, वोकेबलरी बेस्ड आ सकता है, और इन्फरेंस मतलब हिडन मीनिंग से भी आपको क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा। एंड ये मैंने कुछ लिख के रखा है कि रीड करो पैसेज को 2 मिनट, अंडरलाइन करो कीवर्ड्स, और रीड करो क्वेश्चन एंड फाइंड द आंसर। ऐसे करने में तुमको जो पैसेज, क्योंकि देखो पैसेज का डर बहुत से लोगों को होता है, तो मैं बता दूं कि बहुत इजी है। सबसे पहले तो तुम उसको ईज़िली क्या करो, ईज़िली पढ़ो। एंड उसके बाद क्या करना कि अंडरलाइन करना जो भी तुमको कीवर्ड समझ में आए, ठीक है। फिर उसके क्वेश्चन रीड करना एंड फाइंड करना आंसर को। देखो अपनी नॉलेज, कॉमन मिस्टेक क्या, अपनी नॉलेज यूज़ करना, पैसेज के बाहर का सोचना। तो तुमको पैसेज के बाहर और अपनी नॉलेज का यूज़ नहीं करना है। जो कि तुम्हें पैसेज में जो भी दिया गया हो उससे ही तुमको आंसर निकालना। गोल्डन रूल बता रहा हूँ, आंसर हमेशा पैसेज के अंदर ही होता है, ध्यान रखना। तुम बस उसका थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझो एंड उसका थोड़ा सा मीनिंग समझो, बस ये है। एंड वोकेबलरी आपका यहाँ पे खत्म, मतलब यूनिट नंबर तुम्हारा खत्म होता है। एंड यूनिट नंबर 3 इसी में कंबाइन कर दे रहा हूँ, तो ध्यान रखिए। तो अब आता है इंट्रोडक्शन ऑफ कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन क्या है भाई, इंट्रोडक्शन समझना पहले कम्युनिकेशन। तो देखो कम्युनिकेशन क्या है, कि कम्युनिकेशन का मतलब होता है, क्या मतलब होता है कि आइडियाज़, थॉट, फीलिंग्स या इन्फॉर्मेशन का एक्सचेंज एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक। तो सबसे बढ़िया एग्जांपल मैं बताता हूँ कि देखो कम्युनिकेशन आपके और मेरे बीच हो रही है। मैं आपको इंट्रोडक्शन बता रहा हूँ कि इंट्रोडक्शन क्या है कम्युनिकेशन का, तो आप समझ रहे हैं। तो ये क्या है, हमारा हमारा एक टाइप का कम्युनिकेशन। मैं यहाँ पे अपने आइडियाज़ बता रहा हूँ कि तुम भाई पढ़ सकते हो, ऐसे पढ़ सकते हो। मैं अपने थॉट्स बता रहा हूँ, फीलिंग्स बता रहा हूँ, एंड इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज कर रहा हूँ। क्योंकि इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज का मतलब मैं आपको समझा रहा हूँ, मैं आपका मान सकते हो टीचर हूँ, आप मेरे स्टूडेंट हो, तो मैं इन्फॉर्मेशन का एक्सचेंज कर रहा हूँ। अगर जैसे आप लोग भी कमेंट करते हो, तो ये भी एक टाइप का कम्युनिकेशन ही है। तो सिंपल वर्ड में समझो कि सेंडर यानी मैं, मैसेज यानी मेरा जो मैं समझा रहा हूँ, बोल रहा हूँ, रिसीवर मतलब आप। सो यहाँ पे सेंडर कौन हो गया, मी। मैसेज मतलब जो मैं वन शॉट दे रहा हूँ वीडियो के थ्रू, वो हो गए। एंड रिसीवर कौन हो गया, आप, यू, ठीक है। अगर रिसीवर समझ गया तभी कम्युनिकेशन सब सक्सेसफुल। जैसे मैं तुमको कुछ समझा रहा हूँ या मैं आपको कुछ बता रहा हूँ, अगर आप समझ गए तो तभी मेरा कम्युनिकेशन सक्सेसफुल है, अदरवाइज सक्सेसफुल नहीं। मीनिंग एंड सिग्निफिकेंस ऑफ कम्युनिकेशन। तो मीनिंग एंड सिग्निफिकेंस, तो देखो कम्युनिकेशन जो होता है, कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ सेंडिंग एंड रिसीविंग मैसेज सो दैट द मीनिंग क्लियर हो जाए। तो देखो कम्युनिकेशन एक प्रोसेस है, सेंडर और रिसीवर के बीच की मैसेज मतलब मैसेज में बात करने की, तो मीनिंग क्लियर हो जाए। सिग्निफिकेंस इंपॉर्टेंस क्या है, अंडरस्टैंडिंग बढ़ता है भाई। जैसे आप मेरे को कुछ बताओगे या मैं आपको बताऊंगा, तो भाई हम लोगों का क्या बढ़ेगा, अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगा। कॉन्फ्लिक्ट कम होते हैं, जैसे बात मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा कम होती हैं, कि अगर अपन बात आराम से करें या मतलब एक दूसरे की बात को सुन के करें, तो हमारे बीच में क्या होंगे, मिसअंडरस्टैंडिंग कम होंगी, ठीक है। देन टीम वर्क, टीम वर्क बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट होगा। जैसे आप मेरे को कुछ बताओ, सजेशन दो कि सर भैया आप ऐसा कर सकते हो, भैया आप वैसा कर सकते हो, तो ये टीम वर्क कहलाएगा। एंड आप मेरे को सजेशन दें एंड मैं उन सजेशन में काम करूँ, तो ये टीम वर्क है। प्रोफेशनल लाइफ ग्रोथ होती है भाई, देखो कम्युनिकेशन से बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल लाइफ बहुत ज़्यादा ग्रोथ होती है। सपोज आप एक आईटी कंपनी में गए एंड आपकी कम्युनिकेशन बहुत अच्छी है, तो ये समझ लो कि आपका मतलब उम्दा होने वाला है, ठीक है। तो अब आता है एग्जाम पॉइंट।
एग्जाम पॉइंट में क्या लिखना, कम्युनिकेशन इज द बैकबोन ऑफ ह्यूमन रिलेशंस। टाइप लाइन टाइप लाइन्स लिखने से, इस टाइप की लाइन से लिखने से आंसर स्ट्रांग होता है। तो कम्युनिकेशन भाई वाकई में हमारे मतलब ह्यूमन रिलेशन का क्या है, बैकबोन है। अब आता है प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। सो स्टेप दिखाता हूँ तुमको। देयर आर 7 स्टेप्स। सो इनका फ्लो चार्ट बना के आना, या आप मैं इसके नीचे मैंने एक डायग्राम भी लगाया है, वो भी मैं तुमको दिखाने की कोशिश करता हूँ। तो वेट करिएगा, थोड़ा सा लोड हो रहा है, आई डोंट नो क्यों। हाँ, तो देखो सबसे पहला प्रोसेस क्या है, कम्युनिकेशन प्रोसेस भाई हमेशा पूछा जाता है एंड एग्जाम में 7 मार्क्स का ही आता है। तो देखो सबसे पहले तुम इसको ऐसे ऐसे डिनोट कर सकते हो। देखो सेंडर के बाद रिसीवर, अरे रिसीवर कहाँ से आएगा, सेंडर आएगा। सेंडर के बाद सब फिर आता है मैसेज के बाद इनकोडिंग के बाद चैनल, चैनल के बाद रिसीवर के बाद डिकोडिंग के बाद फीडबैक। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7। तो आपसे कोई पूछे कि कम्युनिकेशन प्रोसेस क्या है, तो सबसे पहले बताना कि प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन क्या है। देयर आर 7 फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन, क्योंकि सात फॉर्म में कम्युनिकेशन हो रहा है। देखो पहला फॉर्म क्या है हमारा, सेंडर मैसेज भेजेगा, वो मैसेज इनकोड होगा, इनकोड के बाद चैनल पे जाएगा, रिसीवर को रिसीव होगा, इनकोडिंग होगा एंड फीडबैक हो। अभी इनको एक एक करके समझेंगे, मैं बस तुमको फ्लो चार्ट बता रहा हूँ कि इसका प्रोसेस क्या है। तो प्रोसेस तुमको समझ में आ गया। चैनल मतलब सेंडर के बाद हमारा मैसेज के बाद हमारा इनकोडिंग के बाद चैनल के बाद हमारा रिसीवर के बाद हमारा फीडबैक। सो अब इनको एक एक करके समझते हैं। तो सेंडर मतलब क्या होता है, तो सेंडर वो पर्सन होता है जो कम्युनिकेशन करता है। जैसे मैं सेंडर हूँ, मैं आपसे कम्युनिकेशन कर रहा हूँ, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। सेंडर के पास आइडिया, थॉट्स या फीलिंग या इन्फॉर्मेशन होती है। मेरे पास मेरे थॉट्स हैं, मेरी आइडियाज़ हैं, फीलिंग्स है जो मैं आपको डिलीवर कर रहा हूँ। सेंडर डिसाइड करता है क्या कहना चाहता है और क्यों कहना चाहता है। देखो मैं क्या कहना चाहता हूँ, मैं आपको सेंडर समझा रहा हूँ एंड क्यों कहना चाह रहा हूँ कि आप पढ़ लो तो पेपर में पास हो जाओ, ठीक है। एग्जाम्पल समझ लो, टीचर जो है लेक्चर देना चाहता है, टीचर इक्वल टू सेंडर हो गया, समझो वही मैं बता रहा हूँ। एग्जाम लाइन, तो सेंडर इज द सोर्स ऑफ मैसेज हु इनिशिएट्स द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन, हु इनिशिएट। तो जैसे सेंडर वो होता है जो मतलब मैसेज मतलब प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन को इनिशिएट करता है। तो आई होप सेंडर तुमको क्लियर हो गया होगा। ओके, तो मैसेज क्या है, तो देखो मैसेज मतलब आप ये समझ सकते हो, मैसेज वो इन्फॉर्मेशन होती है जो सेंडर कम्युनिकेट करना चाहता है। जैसे मैं आपसे कम्युनिकेट करना चाहता हूँ कि प्लीज़ यार पढ़ लीजिए ये वो, तो ये क्या है, ये मतलब मैसेज मतलब ये इन्फॉर्मेशन है, ये मैसेज है जो मैं सेंडर आपसे कम्युनिकेट करना चाहता हूँ, ठीक है। इसमें क्या हो सकता है, ये आइडिया, ओपिनियन, इंस्ट्रक्शन, डेटा कुछ भी हो सकता है। तो मेरा मतलब ये आपका मतलब मेरे इंस्ट्रक्शन तो नहीं है, बट ये मेरा आइडिया है कि भाई अगर आप अच्छे से पढ़ लेते हो तो आप क्या हो जाओगे, पास हो जाओगे। तो ये यहाँ पे क्या क्या हो सकता है, आइडिया हो सकता है, इन्फॉर्मेशन हो सकती है, ओपिनियन हो सकता है एंड डेटा हो सकता है, ठीक है, या कुछ भी हो सकता है। मैसेज क्लियर होना चाहिए वरना मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। देखो जैसे मैं आपको एकदम बढ़िया से कम्युनिकेट कर रहा हूँ एंड मेरी बात आप तक अच्छे से डिलीवर हो रही है, तो मैसेज मेरा क्लियर है। अगर मेरा यही मैसेज अगर क्लियर नहीं होता तो क्या होगा, मिसअंडरस्टैंडिंग होगी। आई होप आप क्लियर समझ पा रहे हैं। एग्जाम्पल, टुडे वी विल स्टडी कम्युनिकेशन प्रोसेस। तो ये आपका एग्जाम्पल है। एग्जाम लाइन में क्या लिखना है, मैसेज इज द कंटेंट और इन्फॉर्मेशन दैट सेंडर वांट टू ट्रांसमिट द रिसीवर। तो मैसेज एक कंटेंट, मैसेज ऐसा कंटेंट है, मैसेज क्या है, ये ऐसा कंटेंट है और इन्फॉर्मेशन है जो सेंडर भेजना चाहता है किसको, रिसीवर को, ठीक है। अब थर्ड हमारा क्या है, थर्ड में आता है हमारा इनकोडिंग। तो इनकोडिंग का मतलब होता है आइडियाज़ को वर्ड या सिंबल या गेस्चर में कन्वर्ट करना, ठीक है। इनकोडिंग का मतलब होता है जो हमने आइडियाज़ भेजे हैं, आइडियाज़ को क्या करे, वो वर्ड या सिंबल में क्या करे, कन्वर्ट करे, या हमारे गेस्चर में। सोचो, सेंडर सोच को लैंग्वेज में बदलना, सेंडर की सोच को क्या किस में बदलना, लैंग्वेज में बदलना। इनकोडिंग ओरल हो सकती है, इनकोडिंग ओरल, रिटन या नॉन वर्बल भी हो सकती है, ठीक है। जैसे नॉन वर्बल और आगे सारी चीज़ें बात करेंगे। रिटन मतलब लिख कर, ओरल मतलब बातचीत करके। आई होप इट्स क्लियर। एग्जाम्पल समझो, टीचर अपने थॉट्स को हिंदी इंग्लिश वर्ड में कन्वर्ट करता है, ठीक है। टीचर जो होता है वो हिंदी इंग्लिश में अपने वर्ड्स को क्या करता है, कन्वर्ट करता है, ठीक है। एंड अब समझो कि एग्जाम लाइन क्या है, इनकोडिंग इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग आइडियाज इनटू कम्युनिकेबल फॉर्म, ठीक है।
तो इनकोडिंग एक ऐसी प्रोसेस है जो हमारे मतलब आइडियाज़ को कन्वर्ट करती है किसमें, कम्युनिकेबल फॉर्म में। अब आता है चैनल। तो चैनल क्या होता है, तो चैनल इज़ द मेन, चैनल इज़ इम्पॉर्टेंट पार्ट, बिकॉज चैनल वो मीडियम होता है जिसके थ्रू हम क्या करते, हमारा जो मैसेज होता है वो मैसेज क्या करता है, ट्रैवल करता है। जैसे सब समझो, ओरल चैनल है, ओरल चैनल मतलब स्पीच और फ़ोन कॉल, ठीक है। अब रिटन चैनल है मतलब लेटर और ईमेल। विजुअल है, चार्ट और स्लाइड। जैसे ये स्लाइड है तो ये विजुअल चैनल है, तो ये विजुअल चैनल के थ्रू जा रहा है आपके पास, ठीक। एग्जाम्पल क्या हो सकता है, क्लासरूम लेक्चर। जैसे ये क्लासरूम लेक्चर तो नहीं है बट ये एक टाइप का लेक्चर ही है। एंड व्हाट्सएप मैसेज। सो दीज आर द चैनल। एग्जाम लाइन क्या है, चैनल इज द मीडियम थ्रू विच द इनकोडेड मैसेज इज ट्रांसमिटेड। तो चैनल एक ऐसा मीडियम है जो हम अपने इनकोडेड मैसेज को ट्रांसमिट कर रहे हैं। रिसीवर वो पर्सन होता है जिसे मैसेज हम जिसे मैसेज भेजना चाहते हैं, ठीक है। रिसीवर वो पर्सन होता है जिसको हम मैसेज एक्चुअल मैसेज भेजना चाह रहे हैं। तो रिसीवर को मैसेज रिसीव और अंडरस्टैंड करना होता है। जैसे सपोज मैंने आपको मैसेज भेजा तो आप उसको रिसीव करोगे एंड उसको समझोगे। अगर रिसीवर अटेंटिव नहीं है तो कम्युनिकेशन फेल हो जाता है। तो देखो, रिसीवर को यहाँ पे अटेंटिव होना पड़ता है, बिकॉज क्योंकि अब आप पढ़ोगे समझोगे, देन अगर आप पढ़ोगे समझोगे नहीं तो वो क्या हो जाएगा, कम्युनिकेशन फेल हो जाएगा। एग्जाम्पल, स्टूडेंट लिसनिंग टू लेक्चर। जैसे आप समझ रहे हो, ठीक है, तो आप अटेंटिव हो, ठीक है। तो एग्जाम फॉर्म लाइन्स क्या है, रिसीवर इज द पर्सन फॉर हुम द मैसेज इज इनिशिएटेड, ठीक है, इंटेंडेड। एंड डिकोडिंग क्या है, डिकोडिंग का मतलब होता है मैसेज को समझाना। देखो, डिकोडिंग मतलब मैसेज को समझाना और इंटरप्रेट करना। तो रिसीवर वर्ड या सिंबल का मीनिंग निकालता है। बैकग्राउंड नॉलेज का रोल होता है। एग्जांपल, स्टूडेंट टीचर के वर्ड का मीनिंग समझता है। जैसे आप मेरे वर्ड्स के सारे मीनिंग समझ रहे होगे। तो डिकोडिंग इज द प्रोसेस ऑफ इंटरप्रेटिंग द मैसेज बाय द रिसीवर, ठीक है। अब आता है फीडबैक। फीडबैक क्या होता है, रिसीवर का रिस्पॉन्स। जैसे सपोज आप ये वीडियो देख के जाओगे एंड आपका कुछ ना कुछ रिस्पॉन्स आएगा, वो कमेंट सेक्शन में बताओगे, तो ये क्या होगा, आपका रिस्पॉन्स होगा। ये बताता है कि मैसेज आपको समझ में आया कि नहीं आया। फीडबैक वर्बल या नॉन वर्बल भी हो सकता है। तो देखो, स्टूडेंट क्वेश्चन पूछता है या हैंड नोट करता है। जैसे आप अपना हाथ खड़े करते हो ना कि सर अब मेरे को समझ में नहीं आया, तो आप फीडबैक देते हो। तो फीडबैक इज द रिस्पॉन्स ऑफ द रिसीवर दैट कंप्लीट द कम्युनिकेशन प्रोसेस। आई होप आपको प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन समझ में आया होगा। तो इसके प्रोसेस क्या, फर्स्ट है आपका सेंडर, दूसरा मैसेज, तीसरा इनकोडिंग, चौथा आपका चैनल, पांचवा रिसीवर, छठवां आपका डिकोडिंग एंड सातवां फीडबैक। तो दीज आर द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। सो प्लीज़ इसको अच्छे से करके न जाना। इसको अच्छे से करके जाओगे तो तुमको एग्ज़ाम में ज़रूर से ज़रूर देखने को मिलेगा। एंड अब आता है ओरल एंड रिटन कम्युनिकेशन क्या होता है। तो देखो, ओरल कम्युनिकेशन मतलब जो कम्युनिकेशन हम बोल कर कर सकते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, ओरल कम्युनिकेशन बोलते हैं। अब इसके एग्जांपल क्या है, जैसे आप लेक्चर, ये आप मेरा ये लेक्चर देख रहे हो तो ये ओरल कम्युनिकेशन है। मीटिंग हो गया, फ़ोन कॉल हो गए, ये आपके क्या है, एग्जांपल है किसके, ओरल कम्युनिकेशन के। अब आता है एडवांटेज क्या है, ये बहुत फास्ट होता है। जैसे मैं आपको एक ओरल लेक्चर दे रहा हूँ, इसमें विजुअल रिप्रेजेंटेशन भी है, तो मैं जो बोल रहा हूँ वो आप तक बहुत जल्दी फास्ट डिलीवर हो रहा है और इमीडिएट फीडबैक मिलता है। भाई जैसे आप वीडियो देख के जाओगे एंड कमेंट करके जाओगे, सर समझ में आ गया, नहीं समझ में आ गया, तो ये क्या है, इमीडिएट फीडबैक। एडवांटेज क्या है, नो परमानेंट रिकॉर्ड, मिसअंडरस्टैंडिंग पॉसिबल होती है ओरल कम्युनिकेशन में, ठीक है। एंड अब आता है रिटन कम्युनिकेशन। तो रिटन कम्युनिकेशन क्या है, लिखी हुई बात। तो रिटन कम्युनिकेशन, जैसे ये सब चीज़ें लिखी हुई है ना, तो ये रिटन कम्युनिकेशन, जैसे ये लिखा हुआ लिखी हुई कम्युनिकेशन। एग्जाम्पल क्या है, ईमेल हो गया, लेटर हो गया, रिपोर्ट हो गया। एडवांटेज समझो, इसके परमानेंट रिकॉर्ड रहता है, क्लियर एंड फॉर्मल रहता है। अगर मैं आपको ये PDF दे दूं तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका एक टाइप से क्या हो जाएगा, क्लियर, मतलब आपके पास रिकॉर्ड रहेगा कि हाँ भाई हमें इंग्लिश का पेपर है, हमें पढ़ना है, ठीक है। अगर आपके पास नोट्स नहीं होंगे तो आप पढ़ नहीं पाओगे, ठीक है। डिसएडवांटेज क्या है, टाइम कंज्यूमिंग एंड इमीडिएट फीडबैक नहीं मिलता, इसमें इमीडिएट फीडबैक नहीं मिलता, ठीक है। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से VVIP लगा दे रहा हूँ। एक आपका प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन एंड 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन होती है। 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो सबसे पहले आता है क्लियर। तो 7 C's बताएंगे, देन इनका एक एक करके मतलब समझेंगे। तो क्लियर, कंसाइज, कॉन्क्रीट, करेक्ट, कंप्लीट, कोहेरेंट एंड कर्टेसिस। तो दीज आर द 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन, इफेक्टिव कम्युनिकेशन, ठीक है। तो सबसे पहले आता है 7 C's का मतलब क्या होता है। 7 C's का मतलब होता है कम्युनिकेशन को इफेक्टिव बनाना, क्लियर और प्रोफेशनल बनाना। सो 7 C's ऑफ
इफेक्टिव कम्युनिकेशन बोला जाता है इसको। मतलब हम 7 C's की मदद से हम क्या कर रहे हैं, अपने जो कम्युनिकेशन है उसको क्या बना रहे हैं, इफेक्टिव बना रहे हैं और क्लियर और प्रोफेशनल बना रहे हैं। तो अब देखो, सबसे पहला ऑल द वे आ रहा है हमारा क्लियर। तो क्लियर का मतलब क्या होता है? तो क्लियर का मतलब होता है मैसेज को ईजी टू अंडरस्टैंड, जो हमारा मैसेज है वो क्या हो, ईजी टू अंडरस्टैंड हो। ठीक, तो क्लियर का मतलब जो हमारा मैसेज है वो क्या हो, ईजी टू अंडरस्टैंड। लैंग्वेज हमारी सिंपल होनी चाहिए। जैसे मेरी लैंग्वेज बहुत सिंपल है, आपको तुरंत समझ में आ रहा है। कन्फ्यूजिंग वर्ड्स अवॉइड करो, जितने भी कन्फ्यूजिंग वर्ड आ रहे हैं उनको अवॉइड करो। एक सेंटेंस में एक ही आइडिया हो। तो जैसे मेरे ये सेंटेंस, मतलब ये 3 पॉइंट लिखे हैं ना, तो इनमें अलग अलग पॉइंट लिखे हैं, तो ये क्या है, एक सेंटेंस में एक ही आइडिया लिखा है। ठीक है, एग्जाम्पल समझ लो, काइंडली डू द नीडफुल रिगार्डिंग द सेम। तो ये भाई बड़ा कन्फ्यूजिंग है, समझ में नहीं आ रहा। तो इसका जो राइट होगा वो क्या होगा, प्लीज सबमिट द रिपोर्ट बाय मंडे। तो ये बहुत क्लियर है एंड बहुत बहुत सिंपल लैंग्वेज में लिखो, बट ये थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग है एंड ये थोड़ा सा मतलब सीधा सीधा नहीं लिखा। एग्जाम लाइन क्या लिखनी है आपको, क्लियर कम्युनिकेशन इंश्योर दैट द मैसेज इज इजीली अंडरस्टूड बाय द रिसीवर। तो मतलब हमारा जो रिसीवर है उसको आसानी से समझ में आ जाना चाहिए हमारा मैसेज। अब आता है कंसाइज। तो कंसाइज का मतलब होता है शॉर्ट एंड टू द पॉइंट बात करना। जैसे मैं एकदम शॉर्ट बात कर रहा हूँ और टू द पॉइंट बात कर रहा हूँ। एक्स्ट्रा वर्ड को हमें अवॉइड करना है, रिपीटिशन हमें बिल्कुल नहीं चाहिए और मैसेज डायरेक्ट होना चाहिए। तो जैसे कि मेरा मैसेज डायरेक्ट रहता है। एग्जाम्पल, आई वुड लाइक टू इन्फॉर्म यू दैट आई एम राइटिंग दिस मेल टू टेल यू। तो ये बड़ा कन्फ्यूजिंग है एंड मैसेज डायरेक्ट नहीं लिखा। तो आई एम राइटिंग टू इन्फॉर्म यू, तो ये बहुत सीधा सीधा लिखा है कि आई एम राइटिंग टू इन्फॉर्म यू, मैं लिख रहा हूँ और तुमको इन्फॉर्म करने के लिए। ठीक है, कंसाइज हमारा क्या करता है, कंसाइजेस सेव द टाइम एंड इंक्रीज द इम्पैक्ट ऑफ कम्युनिकेशन। तो ये हेल्प करता है हमारी। फिर आता है आपका कॉन्क्रीट। तो कॉन्क्रीट का मतलब होता है स्पेसिफिक और फैक्चुअल बातें। जैसे जनरल बात नहीं होती है इसमें, एग्जैक्ट डिटेल बताओ। तो इसमें कोई जनरल बात नहीं होगी, एग्जैक्ट डिटेल बताओ। नंबर, डेट्स, फैक्ट का यूज़ करते हैं इसमें। और जैसे हमने सपोज एग्जांपल के तौर पे हमने देखा द प्रोजेक्ट विल बी कंप्लीटेड सून। तो ये क्या है, ये जनरल बात हो गई कि हमारा प्रोजेक्ट तो कंप्लीट हो जाएगा, बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाएगा, बट द प्रोजेक्ट विल बी कंप्लीट बाय 10 मार्च। तो इसमें तुमको क्या है, एग्जैक्ट डिटेल दी हुई कि 10 मार्च तक हमारा प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, कॉन्क्रीट है, एकदम स्पेसिफिक और फैक्चुअल बातें हो रही हैं भाई यहाँ पे। ठीक है, अब इसका एग्जाम लाइन क्या लिखोगे, कॉन्क्रीट कम्युनिकेशन अवॉइड एम्बिग्यूटी बाय प्रोवाइडिंग द स्पेसिफिक डिटेल। तो ये क्या करता है, अवॉइड करता है एम्बिग्यूटी को। ठीक है, अब आता है करेक्ट। तो करेक्ट का मतलब होता है एरर फ्री कम्युनिकेशन। ये बिल्कुल एकदम एरर फ्री होता है। जैसे ग्रामर की एरर हो जाती है, स्पेलिंग की एरर हो जाती है और फैक्ट सही होने चाहिए भाई आपके। रॉन्ग इन्फॉर्मेशन ट्रस्ट खराब करती है। ठीक, एग्जाम्पल समझो, ही हैव कंप्लीटेड द वर्क। तो ही हैव कंप्लीटेड द वर्क थोड़ा सा समझ नहीं आ रहा, बट ही हैज़ कंप्लीट द वर्क, ही हैज़ कंप्लीटेड द वर्क, ये सही है। अब आता है करेक्ट कम्युनिकेशन बिल्ड्स क्रिएटिविटी एंड प्रोफेशनलिज्म। तो जो हमारा करेक्ट कम्युनिकेशन है वो क्या बिल्ड करता है, क्रिएटिविटी और प्रोफेशनलिज्म बिल्ड करता है। ठीक है, अब आता है कंप्लीट। तो कंप्लीट का मतलब है मैसेज में सारी नेसेसरी इन्फॉर्मेशन, मतलब हमारा मैसेज एकदम मतलब बढ़िया हो, कंप्लीट, मतलब कुल मिलाकर पूरा मैसेज हो, आधा अधूरा मैसेज ना हो। ठीक है, रिसीवर को डाउट बिल्कुल ना रहे, WH क्वेश्चन का आंसर मिले, जैसे व्हाट, व्हेन, वेयर, हाउ, ये सब चीज़ों के उसको क्या मिले, आंसर मिले। एग्जाम्पल, सबमिट द असाइनमेंट। तो ये थोड़ा सा समझ नहीं आता, बट इसका सही वर्जन क्या है, सबमिट द असाइनमेंट बाय फ्राइडे इन द ऑफिस। ठीक है, अब आता है एग्जाम लाइन के लिखोगे, कंप्लीट कम्युनिकेशन प्रोवाइड ऑल द रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन टू द रिसीवर। देखो, बट इसका ऊपर वाला सबमिट द असाइनमेंट, इसमें पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं है तो इसलिए कंप्लीट नहीं, बट जो नीचे वाला इन्फॉर्मेशन है वो पूरी कंप्लीट है। ठीक है, अब आता है कोहेरेंट का मतलब क्या होता है कि मैसेज बिल्कुल लॉजिकल ऑर्डर में होगा। तो हमारा जो मैसेज होगा वो क्या होगा, लॉजिकल ऑर्डर में होगा, आइडियाज प्रॉपरली कनेक्टेड होते हैं एंड हमारा जो फ्लो होता है वो बहुत स्मूथ होता है। देखो, ही ज्वाइंट द कंपनी, ही गॉट सेलेक्ट, ही अप्लाइड। तो इसमें जो क्या है कि ये लॉजिकल ऑर्डर में नहीं है, बट हम इसको कैसे करेंगे कन्वर्ट। तो ही अप्लाइड जॉब, ही अप्लाइड जॉब एंड गॉट सेलेक्टेड एंड देन द ज्वाइंट द कंपनी। तो मतलब एक ऑर्डर पे होना चाहिए कि भाई उसने पहले अप्लाई किया जॉब के लिए, फिर वो सिलेक्ट हुआ, देन उसने कंपनी ज्वाइन कर ली। इसमें लिखा है ही ज्वाइंट द कंपनी, उसने कंपनी ज्वाइन करी, ही गॉट सिलेक्टेड, ही अप्लाइड फॉर जॉब। तो ये गलत है, बट इसका सही क्या होगा कि उसने भाई कंपनी में अप्लाई किया जॉब के लिए, वो सिलेक्ट हो गया एंड देन उसने क्या किया, लास्ट में कंपनी ज्वाइन कर ली। अब इसका कोहेरेंट कम्युनिकेशन मेंटेन द लॉजिकल कंसिस्टेंसी इन आइडियाज़। तो कोहेरेंट कम्युनिकेशन जो होता है वो क्या मेंटेन करके रखता है, हमारा जो लॉजिकल कंसिस्टेंसी होती है आइडिया की वो। ठीक है,
तो आई होप तुमको इतना समझ में आ गया होगा। एंड अब आता है कर्टेसिस। तो कर्टेसिस का मतलब होता है पोलाइट और रिस्पेक्टफुली, मतलब रिस्पेक्टफुली टोन में बात करना। तो जैसे मैं आपसे बहुत ही रिस्पेक्टफुली एंड पोलाइट बात करता हूँ, तो इसमें आपको क्या दिखनी चाहिए, रिस्पेक्ट दिखनी चाहिए, हर्ष वर्ड का यूज़ नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो देखो भाई, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। एंड कर्टेसिस क्या है, कर्टेसिस इज़ अ कम्युनिकेशन हेल्प इन बिल्डिंग बिल्डिंग पॉजिटिव रिलेशनशिप। ये पॉजिटिव रिलेशनशिप, मतलब ये पॉजिटिव रिलेशनशिप बिल्ड करता है, ठीक है। आई आई थिंक एग्जाम्पल इसका समझाना पड़ेगा, मैंने स्किप कर दिया है। यू आर रॉन्ग, मैं आपको बोल दूँ यू आर रॉन्ग तो थोड़ा सा गलत है, बट अगर मैं इसी को ऐसा बोलूँ, आई थिंक देयर इज़ अ स्मॉल मिस्टेक, तो ये क्या बहुत पोलाइट हो गया। एंड रिस्पेक्ट दिख रही है इसमें कि मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद आपने थोड़ा सा मिस्टेक कर दी, बट मैं आपको बोल दूँ कि यू आर रॉन्ग, तो इट्स मतलब ये थोड़ा सा बहुत वैसा हो जाएगा, डिसरिस्पेक्टफुल, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। एंड अब ऑल द वे हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक आ रहा है, वेरियर ऑफ कम्युनिकेशन। सो ये भी वीवीआईपी ही है, प्रीवियस ईयर के पेपर उठाना, तो इसको ये भी पाओगे तुम पेपर में। वेरियर ऑफ कम्युनिकेशन। तो वेरियर ऑफ कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। वेरियर होता है क्या, वेरियर वो चीज़ होती है जो सेंडर और रिसीवर के सेंडर और रिसीवर के बीच मैसेज को सही तरह से पहुंचाने से रोकती है। तो बैरियर एक प्रकार का, जैसे ये गाड़ी है, ये एक बैरियर है, ब्रेकर है मतलब, तो ये एक बैरियर है। अगर आपकी 70 की स्पीड है एंड ये ब्रेकर आ जाएगा तो आपको स्पीड कम करनी पड़ेगी। तो बैरियर वही होता है, बैरियर टू कम्युनिकेशन, मतलब आपका जो मतलब कम्युनिकेशन है उसमें रुकावटें आना, और सेंडर और रिसीवर के बीच में मैसेज सही तरीके से ना पहुंच सके, उसको हम क्या बोलते हैं, बैरियर। तो देखो, सिंपल वर्ड में समझो, जो चीज़ कम्युनिकेशन को डिस्टर्ब करती है वही बैरियर होता है। जैसे अब टाइप ऑफ बैरियर, ठीक है। तो टाइप ऑफ बैरियर, तो देयर आर वेरियस टाइप ऑफ बैरियर, बट फिजिकल बैरियर पहला है हमारा। फिजिकल बैरियर क्या होता है, फिजिकल बैरियर जो होता है वो एनवायरनमेंट से रिलेटेड होता है, ठीक है। जैसे इसमें क्या होता है, एग्जांपल में समझ लो, नॉइस, मतलब ट्रैफिक की नॉइस या मैकेनरी। अभी देखो, जैसे तुमको मेरी एकदम क्लियर वॉइस आ रही होगी, पीछे से बैकग्राउंड से कुछ नहीं आ रहा, एंड मेरा माइक भी सही है, तो ये हमारा फिजिकल बैरियर को अवॉइड कर रहा है कि हमारे बैकग्राउंड से कुछ भी आवाज़ें नहीं आ रही हैं, हमारा माइक भी सही है, तो ये क्या है, फिजिकल बैरियर को अवॉइड कर रहा है। अगर कहीं से सपोज पीछे से आवाज़ें आने लगे तो ये क्या होगा, फिजिकल मतलब गाड़ी की, और जो अंकल लोग आते हैं सब्जी देने के लिए, वो लोगों की, तो मतलब ये हमारा फिजिकल बैरियर को अवॉइड करता है, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया। इसमें पुअर लाइटनिंग आती है भाई, बैड सीटिंग अरेंजमेंट, ठीक है। अब आता है इफेक्ट। तो इसमें क्या होता है कि मैसेज जो होता है क्लियर सुनाई या समझ में नहीं देता। देखो, तो समझो मैं आपको फ़ोन करूं कि हेलो भाई आप कैसे हैं या आप क्या कर रहे हैं, और पीछे से बहुत ज़ोर ज़ोर से मतलब ट्रैफिक की आवाज़ आए, तो आप यही बोलोगे कि भाई यार तेरी आवाज़ नहीं आ रही, प्लीज़ घर जाके फ़ोन करना या बाद में फ़ोन करना, ठीक है। फैक्ट्री में मशीन नॉइज़ के कारण इंस्ट्रक्शन समझ नहीं आता। जैसे आप कोई फैक्ट्री में काम करते हो एंड फैक्ट्री में मशीनें चलती हैं, एंड मशीनों की आवाज़ से बहुत ज़्यादा इंस्ट्रक्शन समझ में नहीं आते, जो हमारे हेड होते हैं वो हमें क्या इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं। एग्जाम लाइन के लिखने, फिजिकल बैरियर अराइज ड्यू टू इन्वायरमेंटल और फिजिकल कंडीशन। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया। अब आता है आपका साइकोलॉजिकल बैरियर। तो साइकोलॉजिकल, यहाँ पे पी साइलेंट है, तो साइकोलॉजिकल बैरियर क्या होता है, तो ये बैरियर माइंड और इमोशन से रिलेटेड होता है। जैसे एग्जांपल है, स्ट्रेस हो गया, एंगर हो गया, फियर हो गया, लैक ऑफ माइंडसेट हो गया, एंड ईगो हो गया। तो रिसीवर ध्यान से सुनता ही नहीं। जैसे अब मैं अगर आपको पढ़ा रहा हूँ, अगर आप ध्यान से नहीं सुन रहे हो, तो ये क्या साइकोलॉजिकल बैरियर है। देखो, मैं एक एग्जांपल आपको और अपने से कनेक्ट कर रहा हूँ, सो प्लीज़ डोंट माइंड, और ये मैं समझाने के लिए आपको रियल लाइफ के एग्जांपल दे रहा हूँ, दैट्स वाई। एंग्री स्टूडेंट टीचर की बात को इग्नोर कर देते हैं, ठीक है। एंड अब समझो एग्जाम लाइन। तो साइकोलॉजिकल बैरियर जो होता है अकर ड्यू टू द मेंटल एंड इमोशनल कंडीशन ऑफ द रिसीवर। तो ये सब कहाँ पे डिपेंड करता है, मेंटल एंड इमोशनल कंडीशन ऑफ द रिसीवर। अब आता है लैंग्वेज बैरियर। तो लैंग्वेज बैरियर कॉमन ना हो या वोकेबुलरी वीक हो। तो जैसे इंग्लिश बैरियर बहुत ज़्यादा, मतलब लैंग्वेज बैरियर बहुत ज़्यादा आता है। जैसे डिफ़िकल्ट वर्ड आ जाते हैं, टेक्निकल जर्गॉन्स एंड एंशिएंट प्रॉब्लम। तो एक्सेंट समझते हो ना, जैसे मैसेज, जैसे बहुत से लोगों का एक्सेंट प्रॉब्लम होता है, जैसे मेरा कहीं कहीं पे एक्सेंट प्रॉब्लम दिख जाता है आपको, ठीक है। तो बोलने का मतलब कुछ और होता है, जैसे बहुत से लोग डीगोनलाइजेशन बोलते हैं, एंड डीगोनलाइजेशन होता है, तो ऐसे होता है। तो ये आपके एक्सेंट का प्रॉब्लम है, ठीक है। तो भाई अब आता है मैसेज। अब आता है इफेक्ट। इफेक्ट क्या होता है, इफेक्ट इसमें ये पड़ता है कि मैसेज का मीनिंग चेंज हो जाता है भाई। एक्सेंट अपन का चेंज हुआ, तो ये तीन चीज़ें चेंज हुई,
तो आपका क्या हो जाएगा, पूरा मैसेज ही चेंज हो जाता है, ठीक है। एंड अब बात करते हैं भाई अपन किस चीज़ की, एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल समझो, एंड इसको ये क्या हो गया, अरे भाई अरे भाई। तो एग्जाम्पल समझो, एग्जाम्पल ये है कि टीचर वेरी टेक्निकल इंग्लिश यूज़ करते हैं और स्टूडेंट बेसिक लेवल की। देखो जो हमारे टीचर होते हैं वो क्या यूज़ करते हैं, वो मतलब टेक्निकल इंग्लिश का यूज़ करते हैं, और जो हमारे स्टूडेंट्स होते हैं या अपन लोग हैं, जैसे मैं ही हूँ, तो भाई हम लोग कौन सी इंग्लिश का यूज़ करते हैं, बेसिक इंग्लिश का, ठीक है। अब लैंग्वेज वेरियर अराइज व्हेन सेंडर एंड रिसीवर डू नॉट शेयर अ कॉमन लैंग्वेज। देखो लैंग्वेज बैरियर आएगा, जैसे आपको इंग्लिश आती है, मेरे को इंग्लिश नहीं आती, या मेरे को इंग्लिश आती है, आपको इंग्लिश नहीं आती, तो अगर हम बात करेंगे, तो अगर मैं इंग्लिश में बात कर रहा हूँ या आप इंग्लिश में बात कर रहे हो, मेरे को समझ नहीं आ रहा, आपको समझ नहीं आ रहा, तो ये क्या लैंग्वेज बैरियर। बट अगर हमको दोनों को हिंदी आती है तो हम हिंदी में बात कर सकते हैं, तो ये क्या है, एक कॉमन लैंग्वेज हमने शेयर कर ली, तो ये हमारा लैंग्वेज बैरियर को अवॉइड कर देगा, ठीक। अब आता है कल्चरल बैरियर। कल्चर से रिलेटेड, डिफरेंट कल्चर बिलीव्स कस्टम्स की वजह से, डिफरेंट वैल्यू, बॉडी लैंग्वेज, मिसअंडरस्टैंडिंग, सोशल हैबिट्स, ये रॉन्ग इंटरप्रिटेशन हो जाता है। आई कांटेक्ट, कुछ कल्चर में रिस्पेक्ट है, कुछ कल्चर में डिसरिस्पेक्ट माना जाता है, तो ये कल्चरल वेरियल है, ठीक है। कल्चरल वेरियर अकर ड्यू टू डिफरेंस इन सोशल एंड कल्चरल बैकग्राउंड, ठीक है। अब आता है मैकेनिकल एंड टेक्निकल वेरियर। सो मैकेनिकल एंड टेक्निकल वेरियर क्या है, ये मशीन्स एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड प्रॉब्लम है, जैसे नेटवर्क का फेलियर, माइक नॉट वर्किंग, पुअर इंटरनेट। तो ये इफेक्ट क्या होता है, मैसेज रीच नहीं करता है। तो क्या नहीं रीच करता, मैसेज रीच नहीं करता है। तो आई होप इट्स क्लियर। अब जैसे आप लोग एग्जांपल मैं बस बताता हूँ कि आप लोग ऑनलाइन क्लास ले रहे हो और नेटवर्क का इश्यूज आए तो दिक्कतें होती हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आता है हमारा मैकेनिकल बैरियर अराइज ड्यू टू द फेलियर ऑफ कम्युनिकेशन डिवाइसेस, ठीक है ना। ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर है, तो वर्क प्लेस स्ट्रक्चर की वजह से होता है। इसमें क्या होता है, टू मैनी लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, यहाँ पे बहुत ज़्यादा लेवल्स होते हैं मैनेजमेंट के, इम्प्रॉपर अथॉरिटी फ्लो होता है और डिलेड इन्फॉर्मेशन, ठीक है। इफेक्ट क्या होता है, मैसेज लेट या डिसऑर्डर्ड हो जाता है, डिसऑर्डर्ड हो जाता है, ठीक है। और मैनेजर का मैसेज रिप्लाई, मतलब मैसेज का जो, मतलब मैनेजर का जो हमारा वो होता है, क्या होता है, मैसेज का जो हमारा, आई होप तुम समझ रहे होगे कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। जो मैंने मतलब मैनेजर होते हैं, जो मैनेजर सर के मैसेज होते हैं वो एम्प्लॉय तक बहुत लेट पहुँचते हैं। तो देखो ऑर्गेनाइजेशनल वेरियर अराइज ड्यू टू द इम्प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। तो 7 वे, अब भाई देखो 7 नंबर पे आता है तुम्हारा क्या क्या आता है कि 7 वे क्या है कि 7 वे है तुम्हारा क्या क्या है भाई, हाउ, मतलब अब हम ओवरकम कैसे कर सकते हैं, कैसे विद, अपन को ऐसे कुछ आइडियाज़ बताओ जो कि हम बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन को ख़त्म कर सकें। तो बैरियर को ओवरकम करने का मतलब है मैसेज को क्लियर, स्मूथ और इफेक्टिव बनाना, ठीक है। जैसे बहुत अभी अपन ने पढ़े मतलब अभी 6 टाइप के हमने क्या पढ़े, बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन पढ़े। तो ये बैरियर आता है हमें कम्युनिकेशन के दौरान। अब हम इसको कैसे कम कर सकते हैं, अब ये भी तो पढ़ना पड़ेगा ना भाई। तो बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन क्या है, तो सबसे पहले बैरियर को आइडेंटिफाई करो, ठीक है। सबसे पहले क्या करो, आइडेंटिफाई करो बैरियर को, चूज़ करो करेक्ट मेथड, यूज़ क्लियर लैंग्वेज, टेक फीडबैक, इफेक्टिव कम्युनिकेशन। तो हमें 4-5 चीज़ें पढ़नी। तो देखो सबसे पहले आता है यूज़ करो। हम भाई यूज़ करते हैं सिंपल एंड क्लियर वर्ड। तो सबसे पहला है कि बैरियर को ख़त्म करने का पहला चीज़ क्या है, पहला पॉइंट या स्टेप बोल सकते हो कि हमें सिंपल वर्ड का यूज़ करना और क्लियर लैंग्वेज का यूज़ करना। डिफ़िकल्ट वर्ड और हैवी वोकेबलरी अवॉइड करो इसमें, और सिंपल और कॉमन वर्ड में बात करो जो कि अपन दोनों को समझ में आए, मतलब आपको और मेरे को। एग्जाम्पल, प्लीज़ एक्सपेक्टेड द अफर्ड मैटर, तो प्लीज़ कंप्लीट दिस वर्क सून, ठीक है। अब आता है एग्जाम लाइन का, यूजिंग सिंपल वर्ड सिंपल लैंग्वेज रिड्यूसेस मिसअंडरस्टैंडिंग्स। तो वी एन एक्टिव लिसनर, हमें सबसे पहले एक्टिव लिसनर बनेगा, ध्यान से सुनना पड़ेगा, बीच में इंटरप्ट नहीं करना पड़ेगा, मतलब इंटरप्ट नहीं करना है। स्पीकर को प्रॉपर रिस्पॉन्स दो, जैसे मैं स्पीकर हूँ तो प्लीज़ आप मेरे को प्रॉपर रिस्पॉन्स दो, ठीक है। मीटिंग में नोट्स बनाना और क्वेश्चन पूछना, ठीक है। और एक्टिव लिसनर इंश्योर प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द मैसेज, जो एक्टिव लिसनर होते हैं वो इंश्योर करते हैं प्रॉपर अंडरस्टैंड ऑफ, मतलब वो प्रॉपर समझते हैं मैसेज को। रिमूव करना में फिजिकल वेरिएबल, देखो नॉइस कंट्रोल करो, प्रॉपर सीटिंग और लाइटनिंग रखो और कंफर्टेबल इन्वायरमेंट बनाओ, ठीक है। जैसे क्लासरूम में माइक यूज़ करो, और एग्जाम लाइन का, रिमूविंग फिजिकल बैरियर इम्प्रूव क्लैरिटी ऑफ द कम्युनिकेशन।
सो आई होप इट्स क्लियर। एंड अब आता है कंट्रोल करो इमोशन। तो भाई अपने इमोशन में कंट्रोल करो, आपका एंगर इश्यूज में कंट्रोल करो, स्ट्रेस में कंट्रोल करो, ईगो को कंट्रोल करो, एंड काम माइंड सेट से बात करो। जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो एकदम काम एंड कूल कंपोज बात कर रहा हूँ। तो गुस्सा होने पर डिस्कशन पोस्टपोन कर दो, मतलब आगे बढ़ा दो, बोल देना कि बाद में बात करते हैं, ठीक है। एग्जाम लाइन क्या है, इमोशनल कंट्रोल हेल्प इन द इफेक्टिव ऑफ कम्युनिकेशन। जो हमारा इमोशनल कंट्रोल होता है वो किस में हेल्प करता है, इफेक्टिव कम्युनिकेशन में हेल्प करता है, ठीक है। एंड यूज़ करो प्रॉपर चैनल, जैसे मैसेज के नेचर के अकॉर्डिंग चैनल चूज़ करो। जैसे अर्जेंट मैसेज है तो ओरल करो, ऑफिशियल रिकॉर्ड है तो रिटर्न यूज़ करो, ठीक है। एंड पॉलिसी जैसे एग्जांपल पॉलिसी चेंज को ईमेल में कम्युनिकेट करना। चूजिंग द राइट चैनल, ये एग्जाम में लिखना आपको, चूजिंग द राइट चैनल इंश्योर द मैसेज ऑफ एक्यूरेसी, ठीक है। अब आता है आपका 6 नंबर पे इनकरेज फीडबैक। सो रिसीवर से रिस्पॉन्स लो, डाउट्स क्लियर करो। एग्जाम्पल इज़ दिस क्लियर पूछना, मतलब आपको ये क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। फीडबैक कंफर्म सक्सेसफुली कम्युनिकेशन। अगर आपने मेरे को फीडबैक दे दिया कि सर मेरे को समझ में आ गया, तो ये क्या सक्सेसफुल कम्युनिकेशन है। अब आता है इम्प्रूव लैंग्वेज स्किल। तो सबसे पहले भाई 7 नंबर का पॉइंट है, आप अपने बैरियर कैसे कम कर सकते हो, हाउ इट्स कम, ठीक है। तो 7 पॉइंट में क्या आता है, इम्प्रूव लैंग्वेज स्किल्स। तो वोकेबलरी इम्प्रूव करो, ग्रामर पे वर्क करो, रेगुलर रीडिंग प्रैक्टिस करो, न्यूज़पेपर और टेक्निकल आर्टिकल पढ़ना। एग्जांपल है गुड लैंग्वेज स्किल्स रिड्यूस लैंग्वेज बैरियर। तो जो गुड लैंग्वेज स्किल्स होंगी वो क्या रिड्यूस करेंगी, लैंग्वेज बैरियर को। वी कल्चरली सेंसिटिव, सो दूसरे कल्चर को रिस्पेक्ट करो। एंड बॉडी लैंग्वेज का थोड़ा सा ध्यान रखो, इंटरनेशनल टीम में पोलाइट टोन यूज़ करना, ठीक है। अब आता है कल्चरल अवेयरनेस प्रिवेंट मिसअंडरस्टैंडिंग, ठीक है। यूज़ विजुअल एड्स। तो देखो आप चार्ट डायग्राम स्लाइड यूज़ करो, कॉम्प्लेक्स आइडिया को सिंपल बनाओ, फ्लो चार्ट के थ्रू प्रोसेस एक्सप्लेन करो, ठीक है। अब आता है एग्जांपल का, इसका एग्जाम लाइन का, विजुअल एड्स इंक्रीज अंडरस्टैंडिंग एंड रिटेंशन। तो देखो ये हमारे क्या है, ये हमने आपको बता दिया कि आप अपना जो आपका जो क्या है कि बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन है, आप इसको कैसे कम कर सकते हो, ठीक है। सो नाउ अब हम जो बात करने वाले हैं, अब हमारा 8 नंबर का जो टॉपिक है, इंपॉर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन फॉर टेक्निकल स्टूडेंट। तो हमारा कम्युनिकेशन क्यों ज़रूरी है टेक्निकल स्टूडेंट के लिए, ठीक है। तो देखो अगर आज के टाइम पे जो मतलब आज के टाइम में सिर्फ टेक्निकल नॉलेज आपको काफ़ी नहीं है, बिकॉज अगर स्टूडेंट अपनी नॉलेज कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हैं तो उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, कम हो जाती है। सपोज़ आप समझो कि आप एक बहुत अच्छे टेक्निकल नॉलेज रखने वाले स्टूडेंट हैं, बट आपके पास कम्युनिकेशन करने का कोई भी नॉलेज नहीं है, तो आप क्या कर पाओगे। सपोज़ आप आईटी कंपनी पे हायर हो गए, ठीक है, आप बहुत अच्छे कोडर हो, सॉफ्टवेयर डेवलपर हो, एंड आपका सब अच्छा है, बट अगर आप अपने क्लाइंट से बात नहीं कर पा रहे हो तो ये बहुत मतलब आपके लिए वैसा है कि आप कम्युनिकेट ही नहीं कर पा रहे हो, तो आपकी मतलब वैल्यू कम हो जाती है कि भाई आपके पास टेक्निकल नॉलेज तो है बट आप कम्युनिकेट ही नहीं कर पा रहे हो। तो अब हम इसको कैसे सही कर सकते हैं, तो देखो सबसे पहले बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ टेक्निकल कॉन्सेप्ट। तो देखो सबसे पहले अपनी जो अंडरस्टैंडिंग है मतलब उसको बेटर अंडरस्टैंडिंग, मतलब समझो टेक्निकल कॉन्सेप्ट समझो। जैसे क्लियर कम्युनिकेशन से कॉन्सेप्ट अच्छे समझ में आता है। जैसे आप और मेरी टेक्निकल कम्युनिकेशन, मतलब आपकी और मेरी कम्युनिकेशन हो रही है एंड हमें कॉन्सेप्ट एक दूसरे का अच्छे समझ में आ रहा है। डाउट को इजीली क्लियर करो, जैसे आपको कोई डाउट्स है तो आप मेरे को कमेंट करते हो, तो डाउट्स को भाई इजीली, डाउट इसमें क्या होते हैं, इजीली क्लियर होते हैं। एग्जाम्पल स्टूडेंट क्वेश्चन पूछकर कोडिंग के लॉजिक समझ लेते हैं, ठीक है, ये है। तो एग्जाम लाइन में क्या लिखोगे, इफेक्टिव कम्युनिकेशन हेल्प करता है हमें टेक्निकल स्टूडेंट अंडरस्टैंड कॉम्प्लेक्स टॉपिक। तो जो हमारे इफेक्टिव कम्युनिकेशन है वो कहाँ हेल्प करता है, जो हमारे टेक्निकल स्टूडेंट है वो अंडरस्टैंड कर पाते हैं कॉम्प्लेक्स टॉपिक को या कॉन्सेप्ट्स को। अब आता है एकेडमिक परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट। तो हमें अब अपनी जो एकेडमिक की परफॉर्मेंस है उसको इम्प्रूवमेंट करना चाहिए बाय प्रेजेंटेशन, बाय सेमिनार में हेल्प मिलती है, आंसर राइटिंग बेटर होती है। अब एग्जांपल प्रोजेक्ट वाइवा में क्लियर एक्सप्लेनेशन से गुड मार्क्स मिलते हैं। भाई देखो तुम अगर अभी जैसे तुम फर्स्ट सेमेस्टर में हो, बट अभी तुम जैसे अब एग्ज़ाम के बाद तुम क्या करोगे, तुम्हारे एग्जाम के बाद प्रैक्टिकल्स होंगे। प्रैक्टिकल्स में क्या होता है, रिटन भी होता है एंड वाइवा भी होता है। तो वाइवा में अगर तुम्हारा मतलब वाइवा में तुमसे सामने वाले ने क्वेश्चन पूछा, ठीक है, आपका मतलब आपका कम्युनिकेशन क्या है, कम्युनिकेशन स्किल्स आपकी बढ़िया है, तो ये आपका क्या करेगी, आपके एकेडमिक परफॉर्मेंस को इंप्रूव करेगी। मतलब आपको वाइवा या प्रैक्टिकल में अच्छे, मतलब वाइवा बोलो या प्रैक्टिकल बोलो एक ही बात है, तो आपको क्या मिलेंगे, अच्छे मार्क्स मिलेंगे, ठीक है, इंटरनल में। प्लेसमेंट एंड इंटरव्यू
सक्सेस। तो देखो एचआर प्लस टेक्निकल इंटरव्यू दोनों में कम्युनिकेशन इंपॉर्टेंट हो। देखो भाई एचआर इंटरव्यू होगा या टेक्निकल इंटरव्यू होगा तो भाई इसमें इंपॉर्टेंट क्या होगा, आपका कम्युनिकेशन। कॉन्फिडेंस रिफ्लेक्ट होता है इससे। स्टूडेंट अपना प्रोजेक्ट कॉन्फिडेंटली एक्सप्लेन करता है। अगर आपने अपना प्रोजेक्ट है जो कॉन्फिडेंटली डिलीवर कर दिया सामने वाले तक तो बढ़िया है। कम्युनिकेशन स्किल्स प्ले करता है की रोल इन प्लेसमेंट एंड इंटरव्यू। तो भाई ये बात तो सत्य है कि जो हमारा कम्युनिकेशन स्किल्स है वो एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है किसमें, प्लेसमेंट में और हमारे इंटरव्यूज़ में, ठीक है। फिर आता है हमारा क्या, टीम एंड ग्रुप प्रोजेक्ट। तो देखो टीम एंड ग्रुप प्रोजेक्ट क्या है, इंजीनियरिंग में टीम वर्क कॉमन होता है। देखो अगर इंजीनियरिंग हो या इंजीनियर हो आप, या सपोज सिविल इंजीनियर हो, डेटा साइंस इंजीनियर हो, डेटा एनालिस्ट हो, कुछ भी हो आप, तो इसमें टीम वर्क एक कॉमन होता है। आइडिया शेयर करना और कोऑर्डिनेट करना जरूरी है। जैसे आप डेटा एनालिस्ट हो, अगर आप अपने आइडियाज शेयर ये नहीं कर रहे हो, आज आप अपनी अपनी तक चीज़ें रख रहे हो, तो इससे क्या होगा कि चीज़ें बिगड़ेंगी एंड आपको समझ नहीं आएगा। अगर आप अपना आइडिया शेयर करोगे, कोऑर्डिनेट करोगे, तो इससे क्या होगा, आपका टीम ग्रुप और प्रोजेक्ट को जो आपका ग्रुप होगा वो बढ़िया से, और ग्रुप के आपके जो प्रोजेक्ट होंगे वो बढ़िया बनेंगे। फाइनली ईयर प्रोजेक्ट टीम डिस्कशन करना, कम्युनिकेशन इंप्रूव द कोऑर्डिनेशन एंड टीम वर्क, ठीक है। अब आता है प्रोफेशनल ग्रोथ। तो करियर ग्रोथ के लिए रिपोर्टिंग, मीटिंग, प्रेजेंटेशन आती है, लीडरशिप स्किल्स डेवलप होती हैं। तो देखो प्रोफेशनल ग्रोथ में क्या होता है कि करियर ग्रोथ के लिए रिपोर्टिंग हो गया, मीटिंग्स हो गई, प्रेजेंटेशन हो गया, ये सब चीज़ें आती हैं। एंड इसमें क्या होता है कि लीडर स्किल्स डेवलप होते हैं, ठीक है। अब समझो कि एग्जांपल समझो कि इंजीनियर मैनेजर के सामने आइडिया प्रेजेंट करता है। जो इंजीनियर है उस किसके सामने प्रेजेंट करता है, मैनेजर के सामने आइडिया। इफेक्टिव कम्युनिकेशन सपोर्ट करता है प्रोफेशनल ग्रोथ को। अब आता है क्लाइंट इंटरेक्शन। टेक्निकल स्टूडेंट को फ्यूचर में क्लाइंट हैंडल करने होते, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग बताया था। कॉम्प्लेक्स टेक्निकल पॉइंट को सिंपल लैंग्वेज में बताना। जो आपके जैसे सपोज कोई भी टेक्निकल आपके पॉइंट्स हैं उनको अपने क्लाइंट को डिलीवर करना है इस सिंपल फॉर्म में कि सामने वाला क्लाइंट जो आपका है वो समझ जाए। सॉफ्टवेयर इंजीनियर क्लाइंट को सिस्टम एक्सप्लेन करता है, ठीक है। कम्युनिकेशन हेल्प इन बिल्डिंग गुड क्लाइंट रिलेशनशिप, ठीक है। जो कम्युनिकेशन है वो एक बहुत बढ़िया रिलेशनशिप बनाता, मतलब बिल्ड करता है किसके बीच में, क्लाइंट और आपके बीच में। अब आता है पर्सनालिटी डेवलपमेंट। कॉन्फिडेंस बढ़ता है इसमें भाई, फियर ऑफ स्पीकिंग कम हो जाती है, ठीक है। अब जैसे स्टेज फियर ग्रेजुअली ख़त्म हो जाता है, एग्जांपल ये है। एंड आप समझो कि कम्युनिकेशन स्किल्स क्या करते हैं, कंट्रीब्यूट टू ओवरऑल पर्सनालिटी डेवलपमेंट। जो हमारा कम्युनिकेशन स्किल्स है वो कहाँ कंट्रीब्यूट करता है, ओवरऑल हमारे पर्सनालिटी डेवलपमेंट में, ठीक है। आई होप आप लोगों को इतना समझ में आ गया होगा। एंड अब हमारा क्या है, वर्क प्लेस एफिशिएंसी। तो वर्क प्लेस एफिशिएंसी क्या है भाई, इंस्ट्रक्शन क्लियर होने चाहिए। इंस्ट्रक्शन क्लियर होंगे तो क्या होगा, मिस्टेक्स बहुत कम होंगी, टाइम और एफर्ट दोनों बचते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, टाइम और एफर्ट दोनों बचते हैं। तो देखो क्लियर इंस्ट्रक्शन क्या है, एग्जाम्पल समझो, क्लियर इंस्ट्रक्शन से प्रोजेक्ट डिले नहीं होता है, और एग्जाम लाइन क्लियर कम्युनिकेशन इंक्रीज होता है वर्क प्लेस एफिशिएंसी, ठीक है। अब आता है वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। तो देखो तुमको ये मतलब पढ़ना है एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले देखो नॉन वर्बल एंड वर्बल। तो वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है, वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है, जब कम्युनिकेशन वर्ड्स बोल कर किया जाता है या लिख कर किया जाता है तो हम उसे वर्बल कम्युनिकेशन कहते हैं। जैसे मैं आपको अभी बातचीत करके हमारे बीच में क्या हो रहा है, कम्युनिकेशन हो रहा है, तो ये हमारा क्या वर्बल कम्युनिकेशन है। एंड 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 इसके क्या है, कुछ टाइप्स होते हैं, टाइप ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन। तो फर्स्ट क्या है, ओरल कम्युनिकेशन। ओरल कम्युनिकेशन इट मीन्स बोलकर बातचीत करने वाले, बोलकर की जाने वाली कम्युनिकेशन। जैसे मैं आपसे बातचीत करके कम्युनिकेशन कर रहा हूँ तो ये क्या है, ओरल कम्युनिकेशन। एग्जांपल लेक्चर हो गया, मीटिंग हो गया, फ़ोन कॉल हो गया। इसके एडवांटेज क्या है, ऊपर बता चुका हूँ कि फास्ट होती है और इमीडिएटली आपको क्या मिलता है, फीडबैक मिलता है। डिसएडवांटेज का, परमानेंट रिकॉर्ड नहीं होता, नॉइज से डिस्टर्बेंस बहुत हो सकती है, ठीक है। वन लाइन में एग्जाम की लाइन, ओरल कम्युनिकेशन इन्वॉल्व्स स्पोकन वर्ड बिटवीन सेंडर एंड रिसीवर। फिर इसी में दूसरा टाइप क्या था, रिटन कम्युनिकेशन। तो रिटन कम्युनिकेशन क्या है, लिखी हुई कम्युनिकेशन। इसमें क्या होता, एग्जांपल क्या है, ईमेल हो गया, लेटर हो गया, रिपोर्ट हो गया, नोटिस हो गया। एंड दूसरा आता है आपका एडवांटेज का, परमानेंट रिकॉर्ड होता है आपके पास, लीगल प्रूफ होता है, काम लीगल प्रूफ के काम आता है। डिसएडवांटेज क्या है, टाइम लगता है, इमीडिएट फीडबैक मिलता है, इमीडिएटली फीडबैक नहीं मिलता इसमें। एग्ज़ाम मतलब अब आपको समझना क्या है कि एग्ज़ाम लाइन क्या है, रिटन कम्युनिकेशन यूज रिटन वर्ड टू कन्वे मैसेज, ठीक है। एंड अब बात करते हैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। तो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन ये होता है जब कम्युनिकेशन वर्ड के बिना कोई कम्युनिकेशन होती है तो उसे हम क्या बोलते हैं, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन बोलते हैं। हम इसमें कोई वर्ड्स, मतलब इसमें कोई भी वर्ड्स यूज़ नहीं कर रहे हैं, ना ओरल ना रिटन,
बट हमारी कम्युनिकेशन हो रही है तो उसको क्या बोलेंगे, बिना वर्ड के कम्युनिकेशन होती है इसमें, तो इसको हम नॉन वर्बल बोलेंगे। तो टाइप ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन सबसे पहले आता है बॉडी लैंग्वेज। तो बॉडी लैंग्वेज इट मीन्स पोस्चर, गेस्चर एंड मूवमेंट, ठीक है। स्ट्रेट पोस्चर मतलब कॉन्फिडेंस, ठीक है। तो इसमें देखो बॉडी लैंग्वेज के थ्रू हो सकती है अपन मतलब सिंबल दिखा के या आँख दिखा के, मतलब आँखों से इशारे करके, या बहुत सारी पोस्चर हो गया आपका, गेस्चर हो गया, या मूवमेंट के थ्रू आप क्या कर सकते हो, कम्युनिकेट कर सकते हो। तो बॉडी लैंग्वेज होगा। फिर आपका आता है फेशियल एक्सप्रेशन। अगर आपके फेस पे स्माइल है तो बढ़िया, मतलब सामने वाला, जैसे आप सामने वाले ने कुछ बोला, आपके फेस पे स्माइल आ गई तो यही समझेगा कि हाँ भाई बात ठीक है। एंड गुस्सा आ गया उसी बात को सुन के तो वो भी समझ जाएगा कि भाई इसको गुस्सा क्यों आ रहा। फिर सरप्राइज मतलब अगर कोई बात से शौक लगे तो सरप्राइज। स्माइल फ्रेंड लाइन शो करती हैं, ठीक है। आई कांटेक्ट कॉन्फिडेंस दिखाता है, इंटरेस्ट शो करता है कि आप इंटरेस्ट से बात सुन रहे हो। इंटरव्यू में प्रॉपर आई कांटेक्ट इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। टोन ऑफ पिच, सॉरी, टोन ऑफ वॉइस, पिच हो गया, स्पीड हो गया, वॉल्यूम हो गया। सेम सेंटेंस अलग अलग टोन में अलग मीनिंग दे सकते हैं। जैसे मैं अभी आपको बहुत आराम से बहुत धीमे धीमे पढ़ा रहा हूँ, अगर मैं इसी को जल्दी समझाऊँ तो आपको थोड़ा सा लगेगा कि क्या पढ़ा के चले गए सर। एपियरेंस ड्रेसिंग हो गया आपका, ग्रूमिंग हो गया। फॉर्मल ड्रेस प्रोफेशनल इमेज बनाता है, ठीक है। जो आपके फॉर्मल ड्रेसेस होते हैं वो क्या बनाता है, फॉर्मल ड्रेसेस प्रोफेशनल इमेज बनाता है। फिर आता है आपका अप्रॉक्सीमेशन, इसको डिस्टेंस भी बोलते हैं, पर्सनल स्पेस, सोशल डिस्टेंस। इंटरव्यू में प्रॉपर डिस्टेंस मेंटेन करना पड़ता है, ठीक है। आप समझ लो डिफरेंस, समझ लो वर्बल और नॉन वर्बल में। वर्बल समझते हैं एंड नॉन वर्बल दोनों। वर्बल में क्या होता है, वर्ड यूज़ होता है, इसमें वर्ड यूज़ नहीं होते हैं। इसमें ओरल एंड रिटन कम्युनिकेशन होता है, इसमें गेस्चर एक्सप्रेशन यूज़ होते हैं। डायरेक्ट मीनिंग होता है, ये हिडन मीनिंग होता है। फॉर्मल में हो सकता है लेकिन ये मोस्टली इनफॉर्मल होता है, ठीक है। तो ये नाउ अब आपका यूनिट नंबर सेकंड एंड थर्ड मैंने एक ही वीडियो में करा दिया है। अब हम जो हमारा यूनिट नंबर 4 एंड 5 है, कोशिश करेंगे कि एक वीडियो में आपको प्रोवाइड कर दें। बाकी अगर एक वीडियो में नहीं होता तो हम दोनों वीडियो में प्रोवाइड कर देंगे। तो बाकी ये वीडियो तुमको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में बताना। एंड बाकी तुमको यूनिट नंबर सेकंड एंड यूनिट नंबर थर्ड समझ में आया कि नहीं आया, ये भी कमेंट में बताना। एंड आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। सो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। सो तब तक प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एंड अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें। एंड अगर ये नोट्स चाहिए तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे मैं डाल दूँगा। सो बाकी ऑल द बेस्ट फॉर एग्ज़ाम। सो थैंक यू।